या दुनिया के कितने लोग जो हैं, कितने परसेंट लोग, और अगर उनकी कैलकुलेट करें तो कितने लोग बनते हैं जो इस बीमारी का शिकार हैं? ज़्यादातर ये बीमारी हाई रिस्क ग्रुप में है। हाई हाई रिस्क रिस्क ग्रुप, यस, हाई रिस्क ग्रुप हम उन लोगों को कहते हैं कि जो अपने आदात की वजह से या अपने प्रोफेशन की वजह से इस बीमारी के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उनमें आईवी ड्रग यूजर्स में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग सिरिंजेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं। उनमें वो लोग जो एमएसएम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, यानी कि मेल हैविंग सेक्स विद मेल, इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनमें ज़्यादा है। ट्रांसजेंडर्स में ज़्यादा है, फीमेल सेक्स वर्कर्स में ज़्यादा है, तो इस तरह के लोगों में ज़्यादा है। एक घर में लोग रह रहे हैं, वो अपने कपड़े भी शेयर कर रहे हैं, अपने खाने पीने के बर्तन शेयर कर रहे हैं और जूते वगैरह शेयर कर रहे हैं, तो उनमें स्प्रेड नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़कवान। आज हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर आतिफ़ साहब, जो कि लाहौर से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आप लाहौर में एड्स के हवाले से जो काम कर रहे हैं, आप किस पोस्ट पर हैं वहाँ? जी, मैं प्रोविंशियल ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेटर हूँ, और पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ हमारे एआरटी सेंटर्स हैं, वहाँ पर एचआईवी एड्स की जो ट्रीटमेंट हो रही है उसे मॉनिटर करना और ख़ुद भी ट्रीटमेंट देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक भी आपको पता चल गया होगा कि हमारा टॉपिक बहुत अहम है। वो ये है कि एड्स, एचआईवी ये क्या है, इसके बारे में डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि एचआईवी, एड्स, इसको किस तरह हम देखते हैं? जी, एचआईवी एड्स बेसिकली, एचआईवी एक वायरस है जो आरएनए वायरस है, और कहा जाता है कि 1920 के अवाइल में ये वायरस चिंपैंजी से इंसानों में मुंतकिल हुआ। ये वायरस हमारे जिस्म में दाखिल होता है और हमारे जिस्म के इम्यून सिस्टम को, जो इम्यूनिटी है या डिफेंस सिस्टम है, उसे आहिस्ता 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 वीक करना शुरू कर देता है। और वो फिर इस हद तक वीक हो जाता है कि एक वक्त आ जाता है कि हवा में मौजूद बीमारियाँ इंसान को लगना शुरू हो जाती हैं। इनिशियल इन्फेक्शन को एचआईवी इन्फेक्शन कहा जाता है, और जो कॉम्प्लिकेटेड स्टेज जो 8 से 10 साल के बाद डेवलप होती है उसे एड्स कहा जाता है, जिसमें मल्टीपल बीमारियाँ साथ शामिल होती हैं। ठीक है, दुनिया के कितने लोग जो हैं, कितने परसेंट लोग, और अगर उनकी कैलकुलेट करें तो कितने लोग बनते हैं जो इस बीमारी का शिकार हैं? देखें, ग्लोबली अब तक मैंने आपसे कहा कि 1920 में कहा जाता है कि ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन 1980 तक ये 5 बरे-आज़मों तक फैल चुका था, और सन 2020 तक और 21-22 तक भी तकरीबन 8 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस बीमारी का शिकार हुए हैं, जिनमें से तकरीबन 3.5 करोड़ के करीब लोग आज तक दुनिया से जा चुके हैं, और तकरीबन इतने ही लोग जो हैं वो इस वक्त एचआईवी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हर साल ग्लोबली तकरीबन 1.5 मिलियन, यानी कि 15 लाख लोग नए इस बीमारी का शिकार होते हैं, और तकरीबन 7 लाख के करीब लोग जो हैं वो लुक़मा अजल का शिकार होते हैं। तो डिज़ीज़ का प्रेवलेंस ओवरऑल जो ग्लोबली है वो तो डाउनवर्ड ट्रेंड में है। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो एस्टिमेटेड सर्वे जो है वो कहता है कि तकरीबन 2.5 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में शिकार है। लेकिन ये एक एस्टिमेटेड सर्वे है, लगता ये है कि ये टिप ऑफ आइसबर्ग वाला सिनेरियो है कि लोग बहुत सारे इसका इन्फेक्टेड हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि बीमारी का इन्फेक्शन जब शुरू होता है उस वक्त इसके कोई बहुत ज़्यादा साइन एंड सिम्टम नज़र नहीं आ रहे होते। पता उस वक्त चलता है जब वो बीमारी एड्स की कंडीशन में दाखिल हो चुकी होती है, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दाखिल हो चुकी होती है। इस वक्त पंजाब में जो एस्टिमेटेड फिगर है वो तकरीबन 1 लाख के करीब है, जो एस्टिमेटेड कहा जाता है कि इतने लोग इन्वॉल्व हैं। उसकी एक और बड़ी वजह भी है। उसकी एक वजह ये है कि ये बीमारी अभी जनरल पॉपुलेशन में नहीं है। जनरल पॉपुलेशन में इसकी जो परसेंटेज है वो 0.1% लोग ओवरऑल कम्युनिटी का या ओवरऑल पॉपुलेशन का जो है वो इससे शिकार हुए हुए हैं। ज़्यादातर ये बीमारी हाई रिस्क ग्रुप में है। हाई रिस्क ग्रुप, यस, हाई रिस्क ग्रुप हम उन लोगों को कहते हैं कि जो अपने आदात की वजह से या अपने प्रोफेशन की वजह से इस बीमारी के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उनमें आईवी ड्रग यूजर्स में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग सिरिंजेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं। उनमें वो लोग जो एमएसएम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, यानी कि मेल हैविंग सेक्स विद मेल, इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनमें ज़्यादा है। ट्रांसजेंडर्स में ज़्यादा है, फीमेल सेक्स वर्कर्स में ज़्यादा है, तो इस तरह के लोगों में ज़्यादा है। कॉमन पॉपुलेशन में कम है। कॉमन पॉपुलेशन में। और पाकिस्तान में इसका पहला केस कब रिपोर्ट हुआ? पाकिस्तान में पहला केस 1987 में रिपोर्ट हुआ था। वो एक गल्फ में रूटीन में ट्रैवल करने वाला वर्कर था जो पहली दफ़ा पाकिस्तान में ऑफिशियली डायग्नोज हुआ था, कि वो कह लें कि पहला ड्रॉप उस वक्त ही पाकिस्तान में गिरा है। और क्या ये डिज़ीज़ जो है जेंडर स्पेसिफिक है या एज स्पेसिफिक? नहीं, मैं इसको कुछ ऐसे बताता हूँ कि आइडियली मैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं कि ये डिज़ीज़ 3 तरीक़ों से इंसानी जिस्म में मुंतकिल हो सकती है, ये इस वायरस का शिकार हो सकता है।
पहला अनप्रोटेक्टेड अनसेफ सेक्सुअल एक्टिविटी, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन के चांसेस ज़्यादा हैं। वो ओरल भी हो सकती है, एनल भी हो सकती है और वेजाइनल भी हो सकती है। दूसरी बड़ी वजह कंटामिनेटेड ब्लड या ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स या वो इंस्ट्रूमेंट जिन पर ब्लड लग सकता हो। अगर आपने गैर तस्दीकशुदा खून का इस्तेमाल हुआ है या इन्फेक्टेड ब्लड था, उसकी वजह से ट्रांसफ़र हो जाता है। दूसरी बात, जैसे हर वो चीज़ जिस पे ब्लड लग सकता है, जिसमें सिरिंजेस भी हैं, जिसमें इस हॉस्पिटल के इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, जिसमें कान, नाक, गला, जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी कि हर वो चीज़ जो किसी भी वजह से हमारी बॉडी को पियर्स करके खून में शामिल हो सकती है, जैसे हजामत कराते हुए ब्लेड का इस्तेमाल है, डेंटल प्रोसीजर्स के दौरान है, तो ये पॉसिबिलिटी है, ये दूसरी वजह है। और तीसरी वजह माँ से बच्चे को, यानी कि इन्फेक्टेड मदर से बच्चे में ट्रांसफ़र, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी पॉसिबिलिटी है, ड्यूरिंग लेबर भी और ड्यूरिंग लैक्टेशन भी पॉसिबिलिटी है। तो ये 3 वजूहात हैं जिनकी वजह से ट्रांसमिट होता है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें जेंडर का को बहुत ज़्यादा रोल है, इसमें ज़्यादा रोल हैबिट्स का है या प्रोफेशन का रोल है जी। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? अच्छा, सिम्टम्स मैंने शुरू में जिस तरह बताया कि जब डिज़ीज़ से इन्फेक्ट होता है कोई भी बंदा, तो इनिशियली 2 से 4 हफ्तों के बाद एक फ्लू लाइक कंडीशन होती है, और वो बहुत थोड़ी देर के लिए होती है, कुछ दिनों के लिए होती है, और वो फ्लू आम फ्लू की तरह ही होता है, यानी कि उसी तरह बॉडी एक होता है, सॉर थ्रोट होता है, बुखार होता है, कुछ लोगों में लिम्फेडिनोपैथी होती है साथ साथ, जो 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसके बाद एक लंबा फेज़ होता है, एक 7 से 8 साल, बाज़ औक़ात 12 साल तक का फेज़ होता है, जिसमें इम्यून सिस्टम तो वीक हो रहा होता है, लेकिन मरीज़ को उस वक्त कोई अलामात नज़र नहीं आ रही होती। अच्छा, ये वो वक्त होता है जिस वक्त वो और लोगों को इन्फेक्ट करता है जो उनसे मुंसलिक हैं। बाज़ औक़ात वो एक कैरियर का काम कर रहा होता है, उसकी वजह से कोई इंस्ट्रूमेंट इन्फेक्ट हो रहा होता है, अपनी स्पाउस को, अपने बच्चों को वो ट्रांसफ़र कर सकता है। ऑन एन एवरेज 4 से 5 लोगों को एक बंदा इन्फेक्ट करता है। इसी वजह से इस वक्त बड़ी ज़रूरत है कि हम इसे अवेयर कर सकें कि क्या केसेस लें। जब क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट आता है आपके पास, तो जो पहला साइन हमारे पास आता है, यानी कि एड्स की अलामत में जो पहला अलामत आती है, वो वज़न का गिरना, अब्रप्ट वेट लॉस होता है, एकदम से वज़न का गिर जाना होता है, मुसलसल दस्त, मुसलसल बुखार, मुसलसल खांसी। उसके बाद मुंह के अंदर, जिसको हम एसोफेजियल कैंडिडियासिस बोलते हैं, फंगल इन्फेक्शन मुंह के अंदर, मुंह में छाले होना बहुत ज़्यादा ज़रूर होता है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है, कुछ लोगों में कपोसी सार्कोमा होता है। तो ये सिम्टम्स आते हैं जो एड्स के साथ आ रहे होते हैं। और अगर ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे टीबी बहुत ज़्यादा कॉमन है HIV एड्स के मरीज़ों में, तो टीबी मेनिंजाइटिस के साथ कॉमनली पेशेंट्स आ रहे होते हैं, या क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के साथ पेशेंट्स आ रहे होते हैं जो एड्स की कंडीशन में शामिल होते हैं। तो ये तो फिर बहुत ज़्यादा ख़तरे की बात है, अगर पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि वो डिजीज़्ड है या HIV पॉजिटिव है, तो इसको अगर किसी को भी कॉमन फ्लू हुआ है तो उसको ये टेस्ट, इसका कोई टेस्ट वगैरह करवाना चाहिए या? देखिए, मैं इसको कभी भी कॉमन फ्लू से रिलेट नहीं करूँगा। मैं इस बात के 2 जवाब आते हैं। पहला जवाब ये है कि मैं इस डिज़ीज़ को कंपेयर करूँगा हेपेटाइटिस के साथ। जिन दिनों में हेपेटाइटिस सामने आया और C का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ और B का इन्फेक्शन हुआ, उसके 10 से 12 साल बाद आपने देखा हो कि एकदम से मेडिकल वार्ड्स में हेपेटाइटिस की कॉम्प्लिकेशंस के साथ लोग आना शुरू हो गए, सिरोसिस के साथ आना शुरू हुए, असाइटिस के साथ आना शुरू हुए, हेपेटिक इनकेफेलोपैथी के साथ, पीरियड एडिमा के साथ। यानी कि ये वो कॉम्प्लिकेशंस थी कि जो 8-10 साल पहले अगर कोई आउटब्रेक हुआ हेपेटाइटिस का, तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस आई। हमें इस वक्त डर ये है कि ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में ये कॉम्प्लिकेशंस एड्स के साथ हमारे सामने आए। अब रही बात ये कि हमें किसको, हर फ्लू वाले को टेस्ट करवाना चाहिए या नहीं। मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर वो लोग जो हाई रिस्क कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या उनका बिहेवियर हाई रिस्क वाला है, ऐसे लोगों को इस सूरत में अपने टेस्टिंग करवानी चाहिए और पीरियोडिकली करवानी चाहिए। बल्कि ऑन ए लॉन्गर रन, जिस तरह का हमारे पाकिस्तान की कंडीशंस हैं, हेल्थ की कंडीशंस हैं, क्वैकरी बहुत ज़्यादा है, चीज़ें स्टरलाइज नहीं होती, ऐसी सूरत में हमें ये चाहिए कि हमें अपना स्टेटस पता हो, हमें अपना स्टेटस मालूम होना चाहिए कि क्या मैं खुदा न खास्ता HIV पॉजिटिव तो नहीं हूँ। क्योंकि हमारे पास केसेस ज़्यादातर कहाँ से आते हैं, केसेस ज़्यादातर जो मैंने आपको हाई रिस्क कम्युनिटीज़ बताई कि IV ड्रग यूज़र्स, ट्रांसजेंडर्स, MSM, इवन ट्रकर्स, इवन जेल इनमेट्स, और अब मुझे ऐसा लगता है कि एडोलेसेंट्स, यानी कि जो यंग बच्चे हैं, उन्हें भी बहुत केयर करने की ज़रूरत है। इन यहाँ से हमारे पास केसेस आते हैं, या ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में जब एडवांस डिजीज़ लेवल में हमारे पास पेशेंट आता है, तब ज़्यादातर मरीज़ हमारे पास आते हैं, या एक्सीडेंटल बाज़ुकात होता है। एक्सीडेंटल इन अ सेंस के मुल्क से बाहर जाना था, उन्होंने अपना टेस्ट करवाया तो पता लगा हो अब मैं तो HIV पॉजिटिव हूँ, या किसी को ब्लड डोनेट करने गए और स्क्रीनिंग हुई तो पता लगा हो मैं तो HIV पॉजिटिव हूँ। तो इस तरह के केसेस भी हमारे पास आते हैं। इस सारे सिनेरियो में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपना ख्याल रखें, हम अपनी हाइजीनी का ख्याल रखें,
हम जब जा रहे हो नाई के पास जा रहे हैं, शेव करवाने के लिए जा रहे हैं, तो ब्लेड का इस्तेमाल, नए ब्लेड का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। खून का कहीं ट्रांसफ्यूजन हो रही है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहीं हो रही है, तो ये श्योर कर लें कि यार ये तस्दीक शुदा स्क्रीन्ड खून मौजूद है। टीका लगवाते हुए या इंजेक्शन लगवाते हुए हम ये अश्योर कर लें कि यार इस सिरिंज जो है वो बिल्कुल न्यू सिरिंज है, तो बाय दैट वे ये चीज़ें पॉसिबल है और हम कर सकते हैं। और ये कम्प्लीटली क्योरेबल है? क्योरेबल इन द सेंस कि अगर मरीज़ दवा खाता रहे जो हमारे पास मौजूद है, और अगर डॉक्टर्स के मशवरे पर अमल करता रहे, तो ही कैन हैव अ नॉर्मल लाइफ, नियर नॉर्मल लाइफ बिल्कुल गुजार सकता है। इवन नॉर्मल लाइफ से मुराद मेरी ये है कि ही कैन गेट मैरिड, वो बच्चे ले सकता है, वो बाकी सारे काम भी कर सकता है जैसे रूटीन में किया जाता है, बस दवा लेनी है। और दवा तो और भी कंडीशंस में सारी उम्र ली जा सकती है, जैसे कि डायबिटीज़ होती है, जैसे हाइपरटेंशन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कार्डिक डिजीज़ हैं, तो मल्टीपल जगहों पर लोग सारी उम्र दवा लेते हैं, तो इसलिए हम इसे नॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका फर्टिलिटी रेट क्या है? देखिए, अगर तो मैंने अर्ज़ की कि अगर वो दवा ले रहा है और एक नॉर्मल ज़िंदगी दवा लेकर डॉक्टर के मशवरों पर अमल कर रहा है, तो वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है, दैट मीन्स कि फर्टिलिटी रेट बिल्कुल नॉर्मल ही रहता है। या फर्टिलिटी तो नहीं, मतलब फर्टिलिटी मतलब कि कितना नुकसानदेह हो सकता है, ठीक है, लोग इससे हाँ, कि कितना फेटल है, किस तरह से हो सकता है। तो अगर वो दवा नहीं ले रहा तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 12 साल से जी। ठीक है सर। तो इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स भी आपने बताया कि अपनी सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। और अब ये है कि एक घर में लोग रह रहे हैं, वो अपने कपड़े भी शेयर कर रहे हैं, अपने खाने पीने के बर्तन शेयर कर रहे हैं और जूते वगैरह शेयर कर रहे हैं, तो उनमें स्प्रेड नहीं हो सकता? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। HIV के साथ ना कुछ स्टिग्मा रिलेटेड है, और वो दो तरह का स्टिग्मा है। पहला स्टिग्मा ये है कि वो किसी भी वजह से इन्फेक्ट हुआ हो, तो हमारे जहन में पहला ख्याल यही आता है कि वो किसी इमोरल एक्टिविटी में था तो उसे HIV एड्स हुआ है। तो पाकिस्तान में ये ज़रूरी नहीं है कि कोई इमोरल या कोई सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था तो HIV हुआ है। बाज़ औक़ात कॉन्टामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स या नीडल्स वगैरह की वजह से भी पॉजिटिव हो जाता है। दूसरी बात, हमें ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाथ मिलाने से, गले मिलने से, साथ बैठने से, सेम वॉशरूम यूज़ करने से, पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने से, स्विमिंग पूल यूज़ कर लेने से, झूठा खाने से, बच्चों को प्यार करने से, कपड़े एक्सचेंज करने से नहीं होता है। हमारे पास अक्सर मिथ्स आती है कि जी वो लाल रंग का केला था और उसके अंदर लाल था, तो मैं उसकी वजह से मुझे डर है कि HIV एड्स ना हो गया हो। तो ऐसा नहीं होता। केले मतलब रेड केला वो उसकी ख़ास किस्म है जो अंदर से रेड होती है, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा, मच्छर के काटने से नहीं होता, ये एक बड़ा कॉमन मिथ है। हशरातुल अर्ज़ में से कोई भी चीज़ अगर आपको काट ले तो HIV एड्स नहीं होता उससे, तो ये बताना बड़ा ज़रूरी है। HIV एड्स सिर्फ 3 वजूहत से होता है जो मैं पहले बता चुका हूँ: अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज़, कॉन्टामिनेटेड नीडल्स या ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, और वर्टिकल ट्रांसमिशन यानी कि मुतासरा माँ से बच्चे को। सिर्फ ये 3 वजह होती है। और जो तीसरी वजह मैंने आपको बताई यानी कि मुतासरा माँ से बच्चे को, उसके लिए भी अगर वो दवाइयों का इस्तेमाल करे, जैसे अभी हम भावलपुर में बैठे हैं और भावलपुर सेंटर हमारा मौजूद है, यहाँ डॉक्टर दानियाल हैं, बाकी लोग भी हैं। इस सेंटर को ये एजाज़ हासिल है कि अभी रिसेंटली ये सेंटर इस्टेब्लिश हुआ और पहली दफ़ा एक मुतासरा माँ हमारे पास आई और जो बेबी डिलीवर हुआ इनकी काविशों से और उन लोगों ने डॉक्टर्स के मशवरों पर अमल किया, वो बच्चा नेगेटिव हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पॉसिबिलिटी है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन कैन बी रिवर्टेड या कैन बी स्टॉप्ड विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन एंड इंस्ट्रक्शंस बाय डॉक्टर्स। सर, इसमें ट्रीटमेंट अगर शुरू कर लेते हैं तो एक पेशेंट अगर कॉम्प्लिकेशंस के अंदर चला गया है, उसको रिवर्स होते होते कितना टाइम लगेगा? कॉम्प्लिकेशंस में जाने के बाद जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत हौसला अफजा नहीं है, लेकिन हमारे पास तकरीबन 50% लोग ऐसे हैं कि जो कॉम्प्लिकेटेड HIV एड्स की कॉम्प्लिकेशंस के साथ आए और रिवर्ट हुए और दे आर रूटीन में अपनी यूजुअल एक्टिविटीज़, रूटीन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन दी HIV के बारे में। और ये बताएं कि पाकिस्तान में आपके कहाँ कहाँ पे सेंटर्स हैं? जी, पाकिस्तान में हमारे पास इस वक्त पंजाब का कोई भी ऐसा शहर नहीं है कि जहाँ जिसके DHQ हॉस्पिटल में स्पेशल क्लिनिक यानी कि ART सेंटर मौजूद ना हो। लाहौर में हमारे पास सर्विसेज मेयो, जिना, फाउंटेन हाउस, शौकत खानम और सैयद मिठा हॉस्पिटल में इसके सेंटर्स मौजूद हैं। गुजरात में हमारे 2 सेंटर्स मौजूद हैं, सरगोदा में हमारे 2 सेंटर्स मौजूद हैं। इसके अलावा पंजाब के 36 अजला में हर DHQ हॉस्पिटल में हमारा सेंटर मौजूद है। यहाँ देखें आप, भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में बैठे हुए आप, और यहाँ पर भी हमारा सेंटर मौजूद है। भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में मेडिकल आउटडोर में रूम नंबर 6 में
सेंटर है। यहाँ पे अगर किसी भी पेशेंट को लगता है कि वो HIV सस्पेक्टेड है तो वो यहाँ पर आए और यहाँ पे अपना प्रॉपर चेकअप करवाए। सर, अगर किसी को लग रहा है कि सस्पेक्टेड है उसको सबसे पहले क्या काम करना चाहिए? सर, उसे सबसे पहले हमारे सेंटर पर रुजू करके यहाँ जितनी सर्विसेज है, वो स्क्रीनिंग है, वो काउंसलिंग है, वो ट्रीटमेंट है, वो कंसल्टेशन है, सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो हमारे सेंटर आ सकता है, यहाँ उसकी काउंसलिंग भी होगी और उसकी स्क्रीनिंग भी होगी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई चार्जेस नहीं। ठीक है सर। और एक और लोग डरते हैं कि हम बदनाम हो जाएंगे अगर कहीं किसी डॉक्टर, जिस तरह साइकेट्री के डॉक्टर्स को चेक करवाते हुए लोग डरते हैं, इसी तरह HIV के डॉक्टर्स को भी चेक करवाते हुए डरेंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये वो बैरियर है। मेरे लिए HIV एड्स एक क्रॉनिक इलनेस है। ये लेस मेडिकल और मोर साइको सोशल डिजीज़ है, और यही वो चीज़ है जिसके ख़िलाफ़ हम बहुत एग्रेसिवली फ़ाइट कर रहे हैं। हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि हमने मर्ज़ से नफ़रत करनी है, मरीज़ से नफ़रत नहीं करनी। और यही आपका भी आपके चैनल की तवज्जो से ये कहेंगे कि यार हमने मरीज़ से तो नफ़रत नहीं करनी ना किसी भी वजह से। इवन जैसे हम डॉक्टर्स हैं, हम डॉक्टर्स बहुत हाई रिस्क पर होते हैं। अगर ड्यूरिंग सर्जरी कोई प्रिक हो जाता है या किसी और वजह से हमें ट्रांसफ़र हो जाता है तो लोग अज्यूम करेंगे कि यार खुदा न खास्ता है डॉक्टर साहब किसी इमोरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये कि वी डोंट नीड टू बी जजमेंटल फॉर एवरीबडी। क्योंकि अगर हम खुद गुनाहगार, हर बंदा किसी न किसी लेवल पे किसी वक्त कोई भी बंदा मासूम नहीं है ना, तो हम जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हमें मरीज इंसान को देखना चाहिए, क्योंकि इंसानियत पहले है। और एज ए डॉक्टर होते हुए ये तो हमारा ईमान है कि एक इंसान की ज़िंदगी बचाना मतलब पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाना है। तो स्टिग्मा को छोड़कर, लोगों को वैल्यूएट करने को छोड़कर ज़्यादा फोकस इस बात पे करना चाहिए कि सारे लोग सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। सर, मतलब उसकी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल ही रहेगी ना? यस, ये एक बहुत अच्छा सवाल किया हमारा। HIV एड्स के हवाले से हम इवन अगर जब वो बंदा हमारे पास आता है कोई भी, तो हमारे पास रजिस्टर्ड होने के पास एक नंबर अलॉट हो जाता है। वो उसका मैस नंबर होता है, यूँ समझिए कि एक यूनिक ID होता है, एक यूनिवर्सल ID होता है जो उसी के पास होता है। हमने अगर मरीज़ ट्रांसफ़र भी करना हो ना, तो हम नाम से ट्रांसफ़र नहीं करते, हम नंबर से ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी इस लेवल पर होती है। दूसरी बात, हमारे प्रोग्राम में हर सेंटर में एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद है। उस साइकोलॉजिस्ट का काम यही है कि वो मरीज़, उसके घर वाले या उसके जो साथ आए हुए लोग हैं, उन सब के जहनों से इस मिथ को निकालें। और इसी वजह से हम टेस्टिंग करने से पहले भी प्री टेस्ट काउंसलिंग करते हैं, और टेस्टिंग करने के बाद पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग की जाती है, ताकि ये जो मिथ्स, मिसबिलीव्स और जो जहनों में खदशात हैं वो सारे ख़त्म हो सकें। सर, एक और, जिस तरह प्री मैरिटल जेनेटिक टेस्टिंग होती है, तो इसके लिए भी प्री मैरिटल टेस्टिंग करवानी चाहिए? करवानी चाहिए ज़रूर, लेकिन ये भी एक्चुअली इन द प्रोसेस ऑफ लॉ है कि अभी लॉ बनना है इसका। तो अभी तक तो करवानी चाहिए, ज़रूर चाहिए, ताकि मैं फिर ये कहूँगा कि अगर आपको शक है कि आप किसी इस तरह की किसी वजह से आप एक्वायर कर सकते हैं ये इन्फेक्शन, तो ज़रूरी नहीं है कि मैरिज का वेट किया जाए, वैसे भी आके अपनी टेस्टिंग करवा लेनी चाहिए जी। सर, एक और लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर एक हस्बैंड और वाइफ दोनों इसके डिजीज़ या HIV पॉजिटिव हैं और वो अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ गुजार सकते हैं? सर, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरे पास बेशुमार ऐसे मरीज़ हैं जिनमें से कोई एक पॉजिटिव है, जिसे हम लोग अपनी ज़बान में सीरो डिस्कॉर्डेंट कपल बोलते हैं। वो ना सिर्फ अपनी हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं, बल्कि वो आगे अपनी फैमिली भी इम्प्रूव कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, यानी कि और बेबीज़ भी ले रहे हैं। और ऐसी भी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि जिनमें दोनों मियाँ बीवी पॉजिटिव हैं और उनके बेबीज़ नेगेटिव हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल साइंसेज ने बहुत तरक्की कर ली है। हमने सिर्फ अपने जहनों को इस बात पर राज़ी करना है कि हम एक डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ फ़ाइट करें, और वो ज़रूरी है। विल होना बड़ा ज़रूरी है, रास्ते अल्लाह में ख़ुद निकालते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीमारी के ख़िलाफ़ हम सब ने मिलकर लड़ना है। अगर आज हम इसके बारे में आगाही नहीं फैलाएंगे, लोगों को इसके बारे में नहीं बताएंगे, तो कल हम इसका ख़ुद भी शिकार हो सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।